71 में सेंट्रल एयर कमांड में था, जो ऑपरेशन आई वॉज इन एयरफोर्स। पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझते, चाइना को दुश्मन नहीं समझते, हम दुश्मन समझते हमारे लोगों को, कि जो गद्दार है ये हमको जलित करने का आइडिया है कि हम ये दे देंगे। अरे भाई, हमने अपनी जान दे दी आपको, इसके बारे में आप क्या कहोगे? थोड़ी सी अगर सिंसियरिटी आ जाए ना अपने लीडर में, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं चाहिए। वी आर नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। मुझे बहुत प्यार है देश से और मैं यहाँ काफ़ी खुश हूँ। मुझे अगर कोई अमेरिकन पासपोर्ट दे दे, मैं नहीं जाऊँगा। मैं एक्स एयरफोर्स हूँ और एक्स प्रोफेसर भी हूँ। 2 सर्विस कंप्लीट किया है मैं। एक्स एयरफोर्स और सर एक प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर। रिटायर्ड होके फिर आई वॉज यंग इनफ, तो आई गॉट ए सेकंड सर्विस एज ए प्रोफेसर। और बिकॉज ऑफ द एज मैं 2000 में रिटायर्ड कॉलेज से हो गया हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है प्रोफेसर वनराज सिंह जाडेजा। सर आप कौन से ईयर में थे? 1962 में बिफोर चाइनीज एग्रेशन जॉइंट एयरफोर्स किया था और 77 में रिटायर्ड हुआ। तो 62, 65, 71 और नसीब से मौका मिल गया लड़ाई। आपने तीनों वॉर देखी, ऑफ कोर्स कंपीट भी किया उसमें, मतलब फाइट भी किया? किया। आई गॉट रिटायरमेंट ऑफिशियली इन 1977। 62 के वॉर के बारे में अगर आप थोड़ा आपकी पीढ़ी के बारे को बताएं। देखिए साहब, सही बात यह है कि हम सब लोग जानते हैं कि हम कभी अपने आप से नहीं हारते, हमें अपना ही हराते हैं। 62 में कोई प्रिपरेशन था ही नहीं, एवरीबडी वॉज नोइंग। जिनकी जिम्मेदारी थी ना, वो खुद उनके इन्वॉल्व थे, वो पकड़े भी गए थे कि बिकॉज ऑफ देम वी लॉस्ट द वॉर। एक्चुअली कोई प्रिपरेशन ही नहीं था, पता होते हुए भी प्रिपरेशन नहीं था। यू नो वेरी वेल क्या अपने हिंदुस्तान में फौज की क्या, जितनी फौज पावरफुल है ना, इतना ही उनको जो पीछे देना चाहिए ना बैकअप, वो नहीं मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। आई एम नॉट रादर यू कैन से, मैं इतना निराश नहीं हूँ। हम तो कोई भी सिचुएशन आएगी तो हम लड़ लेंगे उससे, नो कंप्लेन। ये आए पार्टी, वो पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, बी रोमन इन द रोम, हम अपना एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं, क्योंकि वी आर सेल्फ टेल्ड। हमें मांगना नहीं है, भीख नहीं मांगना कि ये हमको दे दो, हमको नहीं मिला, ये नहीं मिला, कुछ कोई ज़रूरत ही नहीं। हम सक्षम ही नहीं। हिंदुस्तानी 2,500 वर्ष से, जब कालिंगन के अंदर अशोक ने सरेंडर किया था ना, सिंस दैट टाइम आप देख लो, हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद नहीं है। ये कभी हूण, कभी शक, कभी ये, कभी और लास्टली अपने घर के ही हैं जो बातें करते हैं कि यू आर फ्री एंड दिस एंड दैट। मुझे तो कहीं नहीं दिखता है। जो हिंदुस्तान में होता है दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन हमें कोई इससे कंप्लेन नहीं है। हम वेरी हैप्पी। द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया है। यहाँ जो कुछ हो सकता है दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। आप कोई भी साइड ले लो, एनी साइड यू टेक इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है पता है कि जैसे आप यंग इनफ है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप आँख से अंधे हो फॉर एग्जांपल, तो उसकी क्या वैल्यू होती है? तो ये कंट्री का यही है, इज़ अनबीटन कंट्री। ये मुझे बताओ, ये क्या नहीं है हिंदुस्तान में? क्या नहीं है? 2 ही चीज़ नहीं है। एक देखो तो जो साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में होता है वाइट अपना, और दूसरा उधर से पेंगुइन। बाकी का क्या चीज़ नहीं है। इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री। लेकिन मैं जिसे बताया ना कि एक अंधे आदमी है ना, उनकी वैल्यू क्यों होती है? हर कुछ होते हुए भी वैल्यू नहीं होती है। तो आप जैसे 62 की वॉर की बात कर रहे थे, तो उसमें कौन अपने लोग थे? पॉलिटिशियन थे या जो डिसीजन मेकिंग लोग थे? देखिए साहब, ये अगर बात आप करने जाएंगे ना तो सुबह हो जाएगी। एवरीबडी नोज इट। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अकेला जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है। जानते हुए भी नहीं जानता किसने क्या किया, कैसे किया, क्यों नहीं किया। काफ़ी एवरीबडी। आज की जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानती। क्या? जो यंग जनरेशन है उसको ये सब बारों में नहीं, इन सब बारे में। देखिए साहब, यंग जनरेशन की क्या बात कर, अभी तक कहीं चीज़ ऐसी थी हिंदुस्तान में जो बन गई, हमको आज पता चला। ये लो नई सरकार ने बताया कि अगली सरकार ने क्या क्या हमारे साथ किया है, हिंदुस्तान के साथ क्या गद्दारी की है, किस तरह से की है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन है। हर एक चीज़ होते हुए भी आज भी हम जानबूझ के आंखें बंद कर चल रहे हैं।
हमें पता है क्या है होने, फिर भी हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमें सब पता है कि ये क्या होता है, फिर भी हम अंधे हैं। सबको पता है क्या कौन क्या कर रहा है, फिर भी क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? क्योंकि हमें वो चाहिए, हम वो चाहते हैं कि हम अपने लिए हम सबको कुर्बान कर दें। यही तो हो रहा है ना आज। क्या हो रहा है क्या आपको पता नहीं कि क्या सिचुएशन के? सबको पता है ना सब फिर भी क्यों इनकी फेवर कर रहे हैं आप? जो जो गद्दार है उसको आप बिठा रहे हो अच्छी पोजीशन पे। किसके तरफ इशारा आपका? हैं? किसकी तरफ, किसको आप कह रहे हैं? अरे साहब, अगर गिनने जाओ ना तो हिंदुस्तान के जितने अपने है ना, इससे 70% को आपको जेल में डालना पड़ेगा। नेताओं को या पर? अरे एवरीबडी, नेता आ रहे कहाँ से? हाँ, हम में से तो आए ना। बिल्कुल। और वो हमसे थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले तो उसने हमको फंसा लिया। चलो आप मेरे को ये दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई कुछ करने वाला नहीं। जो हम कर सकते अपने लिए वही होगा। भीख मांगने से कभी नहीं चलेगा। अभी ये जो भीख वाली बात है ना, हमें पसंद नहीं है। ये देखो, मोरल नहीं होता है आदमी का। जो आदमी भीख मांगता है ना, वो कभी अच्छा सोल्जर भी नहीं बनता है, वो अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता है। मुफ्त में खाने वाला आदमी का मोरल नहीं होता। आज ये हमारी फौज से लेके हमारी ऐसे ऐसी बात क्यों हो रही है? जो आदमी सर कटाता है देश के लिए, उसकी आज क्या वैल्यू है? और जो सबको उल्लू बना के निकल जाता है, उसकी क्या वैल्यू? आप मुझे बताओ ना। यू नो बेटर देन मी। आपको सब पता सर, है। मैं आपसे बेहतर नहीं समझ सकता आपकी समझ और आपके अनुभव को। हम तो आप बच्चे हैं आपके सामने। हम तो आपसे ये समझ रहे, और आप इतने अच्छे से बताया, जो बात बहुत गंभीर बातें रखी। देखिए साहब, बहुत सीधी सीधी सी बात है। थोड़ी सी अगर सिंसियरिटी आ जाए ना अपने लीडर में, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी। जैसे आप बना रहे हो कुछ चीज़, मान लो आप सब्जी बना रहे हो, तो इसमें आप जो डाल रहे हो नमक कितना डालते हो? उसमें काम बन जाता है ना। तो अगर थोड़ी सी इनकी सिंसियरिटी हो ना, तो ये देश कभी नहीं पीछे हट सकता मेरे साथ। पता नहीं हमें क्या हो गया है, कौन सी गोली खिला दी है हम लोगों को, कि हम देखते हुए भी नहीं देखते। सबको सब चीज़ पता है, और आपको सबसे ज़्यादा चीज़ पता है। फिर भी ये क्या, ये सब दिखावा हो रहा है। आप मुझसे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ब्लड नहीं दोगे ना साहब, कुछ नहीं होता। बातें करने से कुछ नहीं होता है। ये लोग बातें ही करते हैं, और जिसने ब्लड दिया ना उसने ही जीता। ये 26,000 हमारे सोल्जर्स आज़ाद हिंद के फौज के हैं, वो कामयाब हो, मतलब ऊपर चले गए। किसी ने नोटिस लिया? क्यों नहीं लिया? क्यों वो हिंदुस्तान के नहीं लड़ रहे? वो हिंदुस्तानी नहीं थे क्या? क्यों भाई इनका इम्पोर्टेंस नहीं है? और कुछ नहीं, इधर उधर आपको मेरे को बना के मैं लीडर बन गया, मेरा ये यहाँ स्टेच्यू बन गया, ये मेरे हाथ से आपने इनोग्रेशन करवाया, बड़े बड़ा बोर्ड लग गया है ना। क्या आप इसको अप्रिशिएट करोगे? नहीं करोगे ना, तो फिर क्या बात है? हम एक सर्विसमैन भीख मांगने में नहीं मानते। जब हम सिर कटा के देने के लिए कि हमने बॉर्डर पे काम किया, तो अभी ये कुछ चंद रुपयों के लिए या कुछ के लिए क्या भीख मांगेंगे? ये हमको जलित करने का आइडिया है कि हम ये दे देंगे। अरे भाई, हमने अपनी जान दे दी आपको। आप इसके बारे में आप क्या कहोगे? जान की कीमत आप क्या लगाओ, मुझे बताओ। कोई कीमत नहीं, वो अनमोल है। तो फिर इसका मतलब ये तो इंसल्ट है ना। आप हमें कुछ ना दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमने दिया है वो उसका आप रिटर्न दे ही नहीं सकते। दे सकता है कोई है? तो फिर वो कहते हैं है वो नहीं है, वो नहीं है वो है। ये फॉर्मूला है हिंदुस्तान का। ठीक है, फिर भी ये मेरा देश है, मुझे बहुत प्यार है देश से, और मैं यहाँ काफ़ी खुश हूँ। मुझे अगर कोई अमेरिकन पासपोर्ट दे दे, मैं नहीं जाऊँगा। ये धरती में जो हुआ है पूरी दुनिया में नहीं हुआ। आप इतिहास देख लीजिए इस तरह। एक ज़माना था हमारा, ठीक है। आज जो कुछ है वो तो हमारे वजह से। हम पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझते, चाइना को दुश्मन नहीं समझते। हम दुश्मन समझते हमारे लोगों को, कि जो गद्दार है हमारे, वो तो हमें कहते हैं कि हम आपके दुश्मन है। ये तो कहते हैं हम आपके भाई है, वो पीछे छुरा मारते। हिंदुस्तान को बाहर से कोई खतरा नहीं, चाहे चाइना कितना भी पावरफुल हो। खतरा है अंदर से, अपनों से, जो अपने कहलाते हैं लेकिन है नहीं। कहते हैं हम आपके, लेकिन है नहीं, कभी हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं करता है।
मैं छाती ठोक के कहता हूँ आई कैन प्रूव वॉट एवर आई एम टेलिंग। मैं जो बोल रहा हूँ मैं साबित करके दूंगा। ऐसे बोलने में मेरी आदत नहीं है, समझा है ना आप। तो अगर आप क्या और क्या चाहते हैं? मैं सर जैसे मैंने चूँकि ऐसे आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनके पास इतना अनुभव है और जिन्होंने इतना सब कुछ देखा है। आपने 62 के वॉर के बारे में बताया, आप 71 के वॉर में कहाँ पोस्टेड थे? जी? 71 वाली वॉर में। मैं 71 में सेंट्रल एयर कमांड में था, जो ऑपरेशन आई वॉज इन एयरफोर्स। तो हमारा मेनली काम क्या होता है, बोम्बार्डमेंट, दवाई पहुंचाना, सोल्जर को बाई छतरी उतारना और ऐसे ऐसे सपोर्टिंग होता है। आई वॉज इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। फाइटर अपना काम करता है, बॉम्बर अपना काम करता है और हेलीकॉप्टर अपना काम करता है। तो मैं 71 में था सेंट्रल एयर कमांड में और हमें पूरा नॉर्थ ईस्ट को इंचार्ज, मतलब हमारा ड्यूटी उधर था पूरा का पूरा। हाँ, उसमें असम भी था। मैं साहब मेरी पहली पोस्टिंग ही आसाम थी। ये चाइना का एग्रेशन हुआ ना, उससे पहले माई फर्स्ट पोस्टिंग, उस टाइम उसको नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। बाद में ये 7 सिस्टो हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग ही आसाम में थी 96 टू ले से 64 आधा तक। 2.5 ईयर आई वॉज इन आसाम। 71 का वॉर हम लोगों ने जीता, उसमें एयरफोर्स का बहुत बड़ा योगदान था। देखो साहब, ट्रूली स्पीकिंग क्या है कि एयरफोर्स से ने वो ऐसी चीज़ है कि जहाँ आर्मी को तकलीफ है ना, तो एयरफोर्स ही उसको बचा सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि टैंक फोर्स आ रहा है आगे से, अगर इनको सपोर्ट मिल जाए, एरियल सपोर्ट, तो टैंक को ख़त्म कर देगा विद इन नो टाइम। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने तीनों विंग को एक कर दिया। दैट्स वेरी एसेंशियल। कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट एसेंशियल इन द वॉर। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, तो कोई आपका कोई काम ही नहीं होगा। जब चाहिए तो वो उसको नहीं मिलेगा बैकिंग, तो ख़त्म हो जाएगा ना। कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर। जैसे कहा जाता है कि 99 का जो करगिल हुआ, कारगिल वो था ही नहीं साहब, इट वॉज एक्चुअली ए मिस्टेक ऑफ अ गवर्नमेंट। आई शुड नॉट से बट इट इज़ अ फैक्ट। हाँ, और जब उनको पता था कैसे हिल ऊपर है, तो सब पहले आप एयरफोर्स को क्यों यूज़ नहीं किया, आर्मी को क्यों नीचे से भेजा मरवाने के लिए? बाद में आपने ऊपर से एयरफोर्स का, पहले ही से आप उसको ऊपर से ख़त्म कर देते उनको, वो बाद में आर्मी को भेजते, तो कैजुअलिटी नहीं होती ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, कि दे वर ऑन द टॉप, ठीक है, उनके बंकर्स से ऊपर। जब तक बंकर्स बांध लिए तब तक आप लोग कहाँ थे? एक अंडा हम पहुँचाते 72 में, 71 में, तो कारगिल में 20 रुपया कॉस्ट आती थी हमारी। एक अंडा पहुंचाने की कॉस्ट 20 रुपया आती थी। क्यों? पता है कि वहाँ का वेदर बहुत ख़राब होता है। फॉर 6-7 मंथ यू हैव टू डू आइदर एरियल ड्रॉप और ऑन द इमरजेंसी जो एरोड्राम होता है उसमें लैंड करके ही आते हैं। मैनी टाइम्स यू हैव टू कम बैक विद इन ए नॉट टाइम। एटमोसफियर विल गेट सो चेंज एब्रप्ट कि पूरा एयरक्राफ्ट लोडेड वापस आ जाता है। सो यू जस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इट। समझ आए ना? तो ठीक है भाई, ये, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर सेफ्टी सर। अगर सेफ्टी पे आप कुछ नहीं विचार रहे हो, अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो ठीक तो नहीं है ना। ये लोग जो अपनी जान देने के लिए उधर -40 में काम करते हैं और आप यहाँ बातें करके सबको गुमराह करते हो। थोई से डारबुक है, नेहरू वैली है, ये जब फॉरवर्ड हमारी पोस्ट है यहाँ कारगिल के साइड में, ठीक है, तो 6 महीने से ज़्यादा तक you have to supply them by air, either by dropping or by a strip landing or by helicopter, right? Now because of the minus temperature, अगर आप ऐसे चाय पी रहे हो ना, तो चाय को ऐसे फेंकोगे तो नीचे पैरने से पहले स्नो हो जाती, इतना टेम्परेचर डाउन होता है, और यू कैंट ब्रीथ वेल, ओके। एंड पीपल आर इन बिगनिंग 4-5 days you will be kept in the hospital acclimated, then only you will be allowed to do the work slowly, okay? और 2 घंटे रात को निकालना माइनस टेम्परेचर में, सब इतना ईजी नहीं, इट्स नॉट दैट ईजी। पिक्चर में आप देख सकते हो कोई ये किया वो किया, तो एक्चुअली इफ़ यू हैपन टू डू, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन फिर भी हमारे सोल्जर्स समहाउ इज द ग्रेस ऑफ गॉड कि ऑलवेज वी हैव डन बेस्ट। Either you take 62, you take 65, you take 71 or you take the latest कारगिल, ठीक है ना? कितना अच्छा काम किया, फिर भी क्या वैल्यू है?
we don't back the value. We are proud of our job, not their appreciation. और इनका appreciation cannot be compared with our job. ये आप इसको जैसे कहते हैं आप आपके माँ का जो प्यार होता है उसकी क्या कीमत लगाओगे, समझ में आए ना? तो सेम थिंग इज दिस कि माँ के लिए मरने वाले हैं उसका आप क्या कहोगे? यू शुड नॉट नाइदर कंपेयर नॉर थिंक ऑफ इट. ये एक चीज़ है कि जो एक अरमान की बात हो, किसको मौका मिलता है देश के लिए लड़ने के लिए या ऐसा काम करने के लिए, इट इज़ अ लकी इनफ. हम तो अपने को लकी इसलिए समझते हैं कि हमें ऐसा मौका मिला. हर एक को नहीं मौका मिलता, ये तकदीर की बात होती है. सर आपकी उम्र अभी कितनी है? मेरी 81 रनिंग. 81. मैं चुनाव में घूमता रहता हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली. और जो यंग जनरेशन हमारी लल्लन टॉप देखती है वो आपकी बात ज़रूर सुन रही होगी और उम्मीद करता हूँ कि वो इस सब बातों को समझेगी. और अभी आप बहुत फिट हैं और बहुत मतलब एकदम चार्मिंग स्मार्ट. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सब लोगों से बात करके अच्छा लगा, लेकिन आपने जो जानकारी साझा की वो मतलब एक किताब की तरह है जो हमें एक्चुअल में जानना चाहिए. आपने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया आपने, लेकिन शुरू से लेकर अभी तक के सबके आपने बातें रख दी. अगर जो आदमी कहेगा तो आपने सबकी पोल खोल दी, सबके धागे खोल दिए, अगर हम अपनी लैंग्वेज में युवाओं की लैंग्वेज में कहें. आज की तारीख में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हमारा एसोसिएशन है कि ये जो यंगस्टर है जैसे कॉलेज है हाई स्कूल है वहाँ जाके उन लड़कों को तैयार करने का है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ द वे में आपको कहता हूँ वी आर नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर हम यहाँ जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना उसको हमने जाके ऑफर किया कि भाई वी हैव ट्रेन्ड सोल्जर्स इन ऑल द ब्रांचेस, ओके यू टेक फ्री सर्विस फ्रॉम अस. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. क्या करोगे आप? तो आप सुन रहे थे सर की बात और बाकी लोगों की बात सुनी. कुछ चुनाव का माहौल तो आपको इस बातचीत से जो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन से उनसे आपको पता लगा होगा. हम युवाओं से भी बात करेंगे, सभी वर्गों से बात करेंगे और सर से जो बात की वो आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत दिलचस्प लगी होगी. मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे वो सारी बातें बहुत अच्छी लगी. मैं रिटायर होने के बाद यहाँ आने के बाद हमने जो रेडियो एमेच्योर कहते हैं ना एम रेडियो, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, इज द ओल्डेस्ट टेक्निकल हॉबी ऑफ द वर्ल्ड. क्या होता है सर थोड़ा सा? इसको रियल नेम इज है रेडियो एमेच्योर और हेम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बिकॉज HAM, H फॉर हर्ट्ज जिसने ये फ्रीक्वेंसी बनाई, A फॉर एम्पियर जिसने करंट वगैरह कर, M फॉर मार्कोने जिसने कम्युनिकेशन किया, तीनों मिलके पूरा कम्युनिकेशन के ग्रैंडफादर है. सो जस्ट टू गिव देम ए रिस्पेक्ट वी कॉल्ड आवर एक्टिविटी इज ए हैम रेडियो. ठीक है. इन द डिजास्टर टाइम वी हैव गिवन द कम्युनिकेशन टू द गुजरात गवर्नमेंट. और जनरली क्या होता है, मैं आई टेल यू वेरी फ्रेंकली, जब ये साइक्लोन आता है या अर्थक्विक आता है, एवरेज गवर्नमेंट एजेंसीज who should work or meant for that, they are always failure. And we have given all the services free of charge. No charges, no importance, just for the sake of nation. And now we have trained another 105 hem in Rajkot recently in last 2 years and made them, technical minded. So they can be helpful in the future and they know what is the what. बच्चे को अगर पता है ना क्या चीज़ है तो टैलेंट होते हैं. हमारे बच्चे बहुत टैलेंट है. अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट गिवन द प्लेटफॉर्म. और आजकल जिससे ज़्यादा प्लेटफॉर्म क्या है, नाचने गाने का और ये और एंटरटेनमेंट. जो रियल स्पोर्ट्स है इनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना चाहिए. अभी देखो कोई कॉलेज में अभी ग्राउंड भी नहीं है या बच्चों के लिए देयर इज़ नो फैसिलिटी. बच्चों को तुम कंप्यूटर में डाल दिया, मोबाइल में डाल दिया. एक्चुअली मुझे बड़ा दुख होता है कि इनका बचपन छीन गया. ये हमारे बच्चों का बचपन छीन लिया हमने. और एवरीबडी नोज इट. जिनके हाथ में कमांड है दे आर वेरी वेल नोइंग इट कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं. आपने भी सर की बातें सुनी और राजकोट में हैं और एक्चुअल में हमें सर जाडेजा मिले
जो आप कह सकते हैं, और एक कहावत जैसे कहते हैं कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, वो भावना आप 81 साल के पूर्व एयरफोर्स पायलट में आप देख सकते हैं। और आपसे सर बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिली। और आपने किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने शुरू से लेकर के अब तक की सभी सरकारों को आईना दिखा दिया, क्योंकि आप इतने पहले की सरकारों को भी देखा, अब की सरकारों को भी देख रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग, जो हमारे दर्शक हैं, आपकी बातचीत सुन रहे होंगे, उनको ये बातचीत पसंद आएगी। मेरा नाम अभिनव पांडे है और राजकोट सौराष्ट्र में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मेरे साथ अमितेश हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।